गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि आप विदाई संभाषण पाठ पढ़ रहे हैं, जो व्यंग्यकार, हिंदी साहित्य के निबंधकार बापू बालमुकुंद गुप्त द्वारा रचित हैं। ये जो पाठ है बेटा, उनकी प्रसिद्ध रचना शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है, जिसमें उन्होंने लॉर्ड कर्जन के विदाई के समय जो वातावरण था, करुणोत्पादक था, उस पे अपना फोकस किया है और लोगों को भी समझाया है कि बिछुड़ते समय वास्तव में ही कितना करुणाजनक, निर्मल और कोमल वातावरण होता है, जो वैर भाव का समय होता है वो शांत रस में बदल जाता है। और उन्होंने तो यहाँ के जो निवासी हैं उनके बारे में कहा है कि वे कितने संवेदनशील हैं। यहाँ के पशु पक्षी भी बिछुड़ते समय उदास हो जाते हैं और गायों के उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो उदाहरण गायों का दिया है वो यही है कि शक्तिशाली गाय को जब पुरोहित से दे दिया जाता है तो जो कमज़ोर गाय थी वो भी 2-3 दिन तक खाना तक छोड़ गई थी, क्योंकि कारण था उसके पीछे कि वह उसको सींग से मारती थी, गिरा देती थी, लेकिन जब वह उससे बिछुड़ी और उसे बिछुड़ने के कारण उसको जो दुख हुआ वो एक अलग तरह का था। और इसी कारण से जो दोनों के बीच में पहले आपस में तनातनी रहती थी, वो बाद में कितना प्रेम प्रकट करने वाली भावना उजागर हुई। आगे ये दिखाया था कि दोबारा जब ये वायसराय बनकर आए तो भारत को अनेक वादे करके कि भारत को इतना सुख देंगे, इतने वादे करे उन्होंने, लेकिन उनमें असफल रहे और यहाँ की जनता को इन्होंने बड़ा कष्ट पहुँचाया। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने उनके बारे में बताया कि जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंदें नाचती हैं, उसी प्रकार आपने भारतवासियों को नचाया। ठीक है, न तो आप स्वयं सुखी रह सके और न ही प्रजा को सुख दे सके। इस देश में आपकी बड़ी शान थी और शान के बारे में बताया कि आपके और आपकी लेडी की जो कुर्सी थी वो सोने की थी, और यहाँ के अमीर जो लोग थे बेटा, वो पहले सलाम आपको करते थे और बादशाह के भाई को बाद में। और जब जुलूस निकलता था, रैली निकलती थी, तो उस जुलूस में तुम्हारा हाथी सबसे आगे चलता था, सबसे ऊंचा होता था। आप तो स्वयं को भगवान मानते थे, लेकिन क्योंकि जो ऊंचाई पे चढ़ता है उसको एक दिन गिरना ही पड़ता है, और इस प्रकार से आपको वायसराय का पद भी त्यागना पड़ा था। इस देश के जो अधिकारी थे बेटा, वो आपके इशारों पर नाचते थे। उसने बताया कि जो लॉर्ड कर्जन है उसके एक इशारे पे यहाँ के अधिकारी नाचते थे। ठीक है, और उनकी कृपा से ऊंचे पदों पर निकम्मे व्यक्तियों की भी, ठीक है, छोटे छोटे व्यक्तियों की भी क्या हो गई थी, नियुक्ति कर दी गई थी। तो इस प्रकार से बताया कि तीसरा जो पार्ट आपने कल पढ़ा था बेटा, उसमें यहाँ उसकी जो तानाशाही थी उसके बारे में बताया कि आपने लोगों की एक न सुनी और इस देश की जनता का जो अपमान आपने किया, उसके कारण आपका जो सम्मान था वो लोगों की आंखों से समाप्त हो गया था। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया था बेटा कैसर जार नादिर शाह का। कैसर
जो शब्द यूज किया था वो रोमन तानाशाह के रूप में, जार जो शब्द यूज किया था वो रूस के तानाशाह शासक के रूप में, और नादिर शाह जो ईरान के शासक रहे थे, ईरान के शाह रहे थे, और जिन्होंने दिल्ली में कत्लेआम करने का हुक्म दिया था, लेकिन एक राजा जो थे बेटा, उनके गिड़गिड़ाने पर आसिफ जा के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम रोक दिया था। तो इतने जब तानाशाह भी प्रजा की बात को समझ सके थे, लेकिन आपने 8 करोड़ लोगों की जनता, 8 करोड़ जो प्रजा थी, उसके गिड़गिड़ाने पर भी भंग विच्छेद भंग नहीं किया आपने। भंग विच्छेद जो था, बंगाल का विभाजन, और इसे प्रजा का, इस जिद का जो प्रजा को दुख भोगना पड़ा वो आप भली भांति जानते हैं। और इतना ही नहीं, आपको भी इसके लिए कुर्सी तक भी छोड़नी पड़ी थी। आप इतनी ऊंचाई पे गए और फिर आगे ऊंचाई पे जाने के बाद भी आप इतने नीचे गिरे, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास इतना समय नहीं था कि आपकी जो दयनीय दशा थी उसको देख सके, क्योंकि आपने लोगों के लिए, यहाँ की प्रजा के लिए कोई हित का काम नहीं किया, और न ही आपने कोई शासक के, एक अच्छे शासक के रूप में अपने कर्तव्य को निभाया, क्योंकि आप हमेशा आंखें बंद करके हुक्म देते रहे और प्रजा की बात अनसुनी करते रहे। ठीक है, आपकी जिद ऐसी है कि एक छोटी सी बात पूरी न होने पर आपने पद छोड़ने की जो धमकी दे डाली थी, यहाँ की जनता ने आपकी जिद के फल को देखा और आपकी इसी जिद ने प्रजा को दुखी भी किया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ के लोग अपने दुखों और कष्टों की बजाय, अपने जो दुख और कष्ट होते हैं उनकी बजाय जो परिणाम नतीजा होता है उसकी ओर अधिक ध्यान देते हैं। बेटा, ये कल तक आपने पढ़ा था कि लोगों को, यहाँ के जो प्रजाजन है वो कृतज्ञता, उपकार को मानने वाली है, और यहाँ की जो दीन गरीब प्रजा जनता थी उसने श्रद्धा भक्ति से अपने साथ, वो भी श्रद्धा, उनकी श्रद्धा भक्ति भी आप अपने साथ न ले जा सके। ठीक है, इसका उन्हें बड़ा दुख है। किसको बेटा? लेखक को। आज हम पाठ 4 पढ़ना चाहेंगे इसको आगे से, कि इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। ठीक है, ताब होता है बेटा ताकत, सामर्थ्य। ठीक है, इस देश के शिक्षितों, जो अच्छे पढ़े लिखे थे, उनको तो देखने की आपकी आंखों को की ताकत नहीं है। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। कभी कभी आपके मुंह से जो अनपढ़ या गूंगी जनता थी यहाँ की, उसका नाम कभी कभी निकला है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। ठीक है, और उसमें भी एक ही आदमी का जो आपने गीत गाया, सुल्तान नाम के एक राजकुमार का। एक बार अपनी विपदा के कई साल सुल्तान ने नरवटगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। ठीक है, सुल्तान नाम का जो राजकुमार था उसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि सुल्तान ने नरवटगढ़ नाम के स्थान में काटे थे अपनी विपत्ति कष्ट जो उनके जीवन में जब आया था, तो वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। चौकीदारी भी करनी पड़ी थी और फिर एक ऊंचे पद पर भी वे पहुँच पाए थे। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुए, ठीक है, जिस दिन घोड़े पर सवार होकर के उस नगर से वे अलग होना चाहें, अलग होने का भाव, विदा हुए, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से, रिवाज से, ठीक है, जिस भी हिसाब किताब से उसने अभिवादन किया था उनका। किनका बेटा?
वहाँ की जनता का, नरवरगढ़ की जनता का। ठीक है, देखिए पीछे भी काफ़ी उदाहरण दिए हैं, चाहे तानाशाह के रूप में, चाहे अलग से, कि भाई कितने भी शासक आए हों, ये तो है ही कि भी उनको अब एक दिन जाना पड़ा। लेकिन अब यहाँ जो एक उदाहरण दिया है बेटा, वो एक राजकुमार का जो सुल्तान नाम का था, और विपत्ति के समय नरवरगढ़ में जो उन्होंने अपने दिन काटे थे, वहाँ उन्होंने चौकीदारी भी की थी और एक ऊंचे पद पर भी पहुंचे थे। और जिस दिन उनकी विदाई का समय आया था बेटा, उस नगर से विदा होने का जो समय आया था, उसके बारे में बताया है कि जिस अभिवादन से, क्योंकि जाते समय जो उन्होंने उन लोगों का, उन वहाँ की प्रजा का जो अभिवादन स्वीकार किया था, वह सुनिए, वे सुनाते हैं। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, क्या कहा था कि मेरे प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। उस पूरे देश को, उस पूरे स्थान को, वहाँ की जनता को उन्होंने प्रणाम किया था। सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया था क्योंकि उनकी आंखों में आंसू थे। उनसे विदा होते समय वे भी कितने दुखी थे, जिन्होंने उनको चौकीदारी से लेकर ऊंचे पद तक जो पहुंचाया था बेटा। मेरा परिणाम ने, मैं तुमसे जुदा होता हूँ, मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ। ठीक है, अलग होने का जो भाव बताया, और अलग होने के बात बारे में बताया कि उनकी आंखों में उस समय क्या थे बेटे, आंसू थे। तू मेरा अन्नदाता है, किसको बताया है, नरवरगढ़ को, नरवरगढ़ के बारे में बताया है, क्योंकि उसके मन में जो कृतज्ञता थी, उपकार को मानने का जो भाव था, उसके बारे में उदाहरण दिया है। ठीक है, कि उसने सुल्तान नाम के जो राजकुमार थे, उसने नरवरगढ़ में जो दिन बिताए थे कष्ट के, वो याद आते हैं तो रोने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वे उन वहाँ से विदा होते समय कितने दुखी हो रहे थे, उसके बारे में बताया है कि तू मेरा अन्नदाता है, अन्नदाता अन्न देने वाला। अपनी विपत्ति के दिन मैंने तुम में काटे हैं, अपनी विपदा के दिन, अपनी विपत्ति के दिन मैंने तुम में, तुम में का मतलब तुम इस स्थान पर, ठीक है ना, इस नरवरगढ़ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता, अर्थात तेरे ऋण का, ठीक है, तेरे कर्ज का बदला, क्योंकि उन विपत्ति के दिन उन्होंने वहाँ काटे थे, तो उसके बारे में बताया है कि मैं तुम्हारे इतना ऋणी हूँ कि मैं गरीब सिपाही, अपने आप को गरीब बताया उन्होंने, कि एक सिपाही, ठीक है, नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़ संबोधित किया है किसको बेटा, उस स्थान को। यदि मैंने जानबूझकर किसी दिन मेरे मन में, मान लो कि जानबूझ करके मैंने एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, तो यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा परिणाम न ले। देखना कितना एक करुण उत्पादक विदाई संभाषण है ये बेटा, किसका, उस सुल्तान नाम के राजकुमार का, जिन्होंने अपनी विपत्ति के, कष्ट के, पीड़ा के दिन काटे हों, और उस स्थान के बारे में जो उसकी करुणा भरी जो आवाज़ है बेटा, क्या कहा है कि तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। देखिए कितनी बड़ी महान बात है। चाहे वो आज ऊंचे पद पर काम करके वहाँ से विदा हो रहा है, लेकिन वह अपने पुराने दिनों को न भूल पाने के कारण, ठीक है, अपने पुराने दिनों को नहीं भूल पा रहा है, और उस स्थान के प्रति जो उनकी उपकार की भावना है वो कितनी प्रकट हो रही है कि तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं चुका सकता, अर्थात मैं नहीं अदा कर सकता तुम्हारे कर्ज, मैं ये एक गरीब व्यक्ति। ठीक है बेटा, भाई नरवरगढ़ को भाई कहकर संबोधित किया है। यदि मैंने जानबूझ करके, यदि मेरे मन में किसी दिन भी छोटा विचार आया हो, मैंने जानबूझकर एक दिन भी, किसी दिन भी, इन दिनों में कोई एक दिन भी अपनी सेवा में, मैंने आपकी सेवा करने में कोई चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की प्रजा के बारे में न सोचा हो, ठीक है, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, ठीक है, कि भाई नरवरगढ़ की स्त्रियां थी, उनको माता और बहन के रूप में वे देखते थे, तो मेरा परिणाम न ले, अर्थात उनको प्रणाम करना चाहा था
शुरुआत में तो उन्होंने ये कहा था कि भी यदि मेरे मन में कभी भी एक दिन भी इन दिनों के दौरान कोई भूल हुई हो या माता बहनों के बारे में कोई बुरे विचार आए हों, यहाँ की प्रजा की चिंता न की हो, तो मेरा परिणाम न ले, नहीं तो प्रसन्न होकर, नहीं तो खुश होकर के एक बार मेरा परिणाम ने ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। देखिए, जो उस सुल्तान ने एक कितना बढ़िया जो विदाई संभाषण दिया है बेटा, अलग होने से का जो भाव प्रकट किया है इन पंक्तियों में, कि वो उस नरवरगढ़ को ही सब कुछ मानता है और कहता है कि यहाँ के जनता, यहाँ के लोग ही मेरे सर्वोपरि हैं। और इसलिए उसने कहा था कि मुझे जो आज्ञा दी जाएगी जाने की या मेरा परिणाम जो लेंगे आप, तो अगर इनमें किसी प्रकार की भी कोई बात हो तो मेरा परिणाम न ले, नहीं तो खुश होकर के मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, ठीक है, यहाँ की जनता में ऐसे राजकुमार, कौन से राजकुमार, सुल्तान जैसे राजकुमार के गीत गाए जाते हों, उस देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे, अपने बारे में कुछ कहेंगे, ठीक है, कुछ विचार प्रकट करेंगे, अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे, अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। अर्थात एक तरफ तो वो राजकुमार था जिसके मन में यहाँ के इन स्थान के प्रति कितनी भावना थी, और एक आप हैं कि तुम्हारे प्रति लोगों के मन में क्या धारणा है, जो इस जीवन में असंभव है। आगे क्या कहा है, क्या आप कह सकेंगे अब आगे भारत, अर्थात उसी का रूप बताया जो उसने प्यारे नरवरगढ़ कहा था, तो उसने कहा था अब आगा भारत, क्योंकि इसका भारत का भाग्य उसने उज्जवल नहीं होने दिया और उसको अब आगा कहा है, जिसका भाग्य अच्छा नहीं हो। मैंने तुमसे सब प्रकार का लाभ उठाया, अर्थात उस संभाषण का थोड़ा सा नमूना पेश किया है कि लार्ड कर्जन को इस प्रकार से कहना चाहिए था, हे अभागे भारत, मैंने तुमसे बहुत सब प्रकार का लाभ उठाया है और तेरी बदौलत वह शान देखी, तेरी ही बदौलत, ठीक है, तेरी ही बदौलत मैंने वो शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। अर्थात मैंने बहुत शान देखी थी यहाँ आकर के, ठीक है, तेरे ही कारण, तेरे ही वास्ते मैं जो शान देख रहा था, इज्जत देख रहा था, सम्मान देख रहा था, ठीक है, मैं जिस ऊंचाई के कसीदे गढ़ रहा था, वो मैंने तुम्हारे कारण ही देखी थी, तुम्हारी ही बदौलत देखी थी, लेकिन वो इस जीवन में असंभव थी। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। अर्थात तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि एक विदाई संभाषण के समय जो उसको कहना चाहिए था उसके बारे में कहा कि तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तूने का मतलब यहाँ भारत के लिए बेटा, भारत के लोगों को, यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं छोड़ी, अर्थात मैंने तुम्हारा बहुत अहित किया। संसार के सबसे पुराने देश कौन, भारत, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में नहीं थी। अर्थात जब तक मेरे हाथ में ताकत थी, मेरे हाथ में सब कुछ था, मैंने तुम्हारे भलाई के बारे में सोचा ही नहीं, मेरे मन में इच्छा ही नहीं थी कि तुम्हारा भला हो। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, लेकिन अब मेरी शक्ति ही चली गई है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। देखना कितना व्यंग्यात्मक रूप में कहा है कि जब मेरे हाथ में शक्ति थी तो मैंने तुम्हारी भलाई नहीं चाहिए, मेरे मन में इच्छा नहीं थी, लेकिन अब कुछ शक्ति नहीं है तो मैं कर कुछ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आप अब मुझे दोष नहीं दे सकते। आशीर्वाद करता हूँ, पर आशीर्वाद करता हूँ, ठीक है, आशीष देता हूँ कि तू फिर उठे, जो जितना नीचा पतन की ओर चला गया है भारत, तो उसको कहा कि फिर तू फिर उठे, गिरा हुआ है, इतना नीचे गिर गया है तो तुम फिर से उठ सके और अपने प्राचीन गौरव को, पुराना जो तुम्हारा मान सम्मान है, इज्जत है, यश कीर्ति है, फिर से लाभ करे, उसको फिर से प्राप्त करे। क्योंकि पहले हमारे जो देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था बेटा, यहाँ के लोगों का मान सम्मान इतना था, यहाँ की जनता, यहाँ की प्रजा, यहाँ का जो धन वैभव है इस देश का, वो किसी से अछूता नहीं था, इसको सभी जानते हैं। यहाँ का गौरव जो है वो
इतना ऊंचा था कि हर कोई यहाँ आकर के अपना सुख प्राप्त करना चाहता था। तो उसने कहा कि मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे, अर्थात तेरे गौरव को वे समझ सके जो मेरे बाद जो भी आएंगे इस पद पर। आप कह सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ, अर्थात इतनी उदारता कहाँ थी उसमें कि इस बात को वे कह सकें। क्या कह सकें कि ये, अर्थात उन्होंने उस संभाषण का थोड़ा सा नमूना पेश किया है कि उनको ऐसे जाते समय ऐसा तो कह ही सकते थे वो, और लेकिन वो भी न कह सके क्योंकि उसके अंदर इतनी उदारता नहीं थी बेटा। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि हे अभागे भारत, मैंने तुमसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरे कारण ही मैंने अपनी शान बनाई थी। तूने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ा है। संसार के सबसे पुराने देश हो तुम। जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तेरी भलाई नहीं की मैंने, और अब कुछ शक्ति नहीं है जो मैं तेरे लिए कुछ कर सकता, पर आशीर्वाद करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। मेरा विश्वास है कि तू फिर उठे, अर्थात मैंने तुमको इतनी नीचाई में, इतनी गिरावट से, इतने गड्ढे में गिर दिया है कि आप फिर से उठ सकें। ठीक है, और फिर से उठ सकें तो क्या होगा बेटा, ताकि आप फिर से उठ सकें। लेकिन मेरे माय लॉर्ड्स में इतनी उदारता नहीं है कि वो इस बात को वे कह सकें, आसानी से लोगों को समझा सकें। बेटा ये है चौथा पार्ट, और ये पार्ट आपका पूरा हो गया है। इसके में आपने छोटे प्रश्न आपके हो चुके थे। आज हम आपको इसके जो शब्दार्थ हैं वो लिखवाने जा रहे हैं। शब्दार्थ लिखें, ठीक है, रफ कॉपी में। पहला है चिरस्थायी, जिसका अर्थ होता है हमेशा टिके रहने वाला, हमेशा रहने वाला। दूसरा है करुणोत्पादक, करुणा उत्पन्न करने वाला। तीसरा है दुखित, जिसका अर्थ है पीड़ित या जिसे कष्ट हो। चौथा है विषाद, दुख या उदासी। पांचवा है आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब है प्रकट होना। अगला है दुखांत, जिसका अंत दुखद हो, जिसका अंत दुखद हो। अगला है सूत्रधार, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो, जो हर चीज को चलाने वाला सूत्रधार कहलाता है, जिसके हाथ में किसी भी कार्यक्रम की, किसी भी बात की, किसी भी देश की बागडोर हो। अगला है सुखांत, जिसका अंत सुखद हो। अगला है लीला में, जिस नाटकीय होता है, लीला करने वाला, ठीक है, नाटक रचाने वाला, नाटक प्रकट करने वाला। अगला है सारांश, सारांश होता है सार का अंश, निचोड़। पटकनी होता है, पटकनी में चित कर देना, पटक देना उसको। तिलांजलि होता है त्याग देना। अगला है पायमाल, नष्ट होना, दुर्घटनाग्रस्त होना। अगला है आरय, आरय माने आरा होता है, जो किसी भी चीज को काटने के काम आता है, आरा। अगला है अदना, अदना होता है छोटा सा, है जिसको बोले हम। अगला शब्दार्थ है विच्छेद, विच्छेद होता है टूटना, अलग होना। अगला शब्दार्थ है ताब, ताब मीन होता है सामर्थ्य, सामर्थ्य ताकत, शक्ति। ये शब्दार्थ हैं बेटा, आपको रफ कॉपी में करने हैं। ठीक है बेटा, ओके।